में महागठबंधन टूटने के बाद लालू प्रसाद यादव ने जी न्यूज से खास बातचीत में नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी और संघ की गोद में जाकर बैठ गए। लालू ने नीतीश को याद दिलाया कि नीतीश ने कहा था कि कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लालू ने आरोप लगाया कि नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर मेरे बच्चों पर केस कराया। आप कई बार कहते रहे बिहार की जनता जो है वो उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है, लेकिन ये इस बार चिड़िया उड़ के दूसरे पेड़ पे बैठ गई, आपको पता ही नहीं लगा। नहीं तो चिड़िया हल्दी तो लग गया, बिहार की जनता ने हल्दी तो लगा ही दिया। उड़ती हुई चिड़िया को हम बिहारी लोग हल्दी लगाते हैं, तो ये हल्दी लगाने का जो काम है नीतीश कुमार को उल्टे कर दिया। ये भाजपा ने, नरेंद्र मोदी ने मैंडेट लेके जनता का कम्युनल एंड फासिस्ट फोर्सेस के खिलाफ, और फिर वो जाके उनके यहाँ जाके समर्पित कर दिए, समर्पण कर गए और नमो शरणम गच्छामि हो गए नीतीश कुमार। लालू ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को माफ नहीं करेगी। लालू ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार गांधी जी के हत्यारों के साथ चले गए। लालू ने माना कि नीतीश के साथ गठबंधन करना सबसे बड़ी गलती थी। लालू ने कहा कि बीजेपी नीतीश की कोई कमजोरी जानती है, इसीलिए नीतीश कुमार ने हार मान ली। ये बिल्कुल मैच फिक्सिंग था। आप बात सुनो, मैच फिक्सिंग था। ये नीतीश कुमार मिलके जेटली जी के यहाँ नरेंद्र मोदी अमित शाह से मिलके, पता नहीं इनका कौन सा क्लू जानता है भाजपा वाला, जरूर इसमें गंभीर मामला है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे के सवाल पर लालू ने कहा कि नीतीश ने तेजस्वी से कभी इस्तीफा नहीं मांगा। नीतीश को घेरते हुए लालू ने पूछा कि जब नीतीश को पता था कि मैं चारा घोटाले में आरोपी हूं, तो उन्होंने गठबंधन क्यों किया? आप बेटे के प्यार में धृतराष्ट्र क्यों बने रहे? अगर अपने बेटे को इस्तीफा दिलवा देते, नीतीश कुमार की चाल फेल नहीं हो जाती? अरे नहीं, किस बात का इस्तीफा दिलवा देते? मेयर कोई एफआईआर कर दे तब तो एक भी बचने वाला कोई आदमी नहीं है देश में। हम बेटा को कब इस्तीफा मांगा था नीतीश कुमार ने? हमसे मिले 40 मिनट हमारे बच्चा से मिले और बोले कि हम लोग तो इस्तीफा नहीं मांगे हैं। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ जाना फिक्स था। लालू ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में कोई विकास नहीं किया। लालू ने इंटरव्यू में दावा किया कि वो बीजेपी को देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। लालू ने नीतीश पर मनमाने ढंग से सरकार चलाने का भी आरोप लगाया। लालू यादव ने कहा कि नीतीश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है, ऐसे में एक मुजरिम सीएम की कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। और अब से करीब 1 घंटे बाद नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। शाम 5 बजे राजभवन में 32 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के एक दिन बाद आज सीएम नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। आज शाम 5 बजे बिहार में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है। इससे पहले ज्यादातर मंत्रियों के नाम करीब करीब तय कर लिए गए हैं। हालांकि आखिरी वक्त में फेरबदल की संभावना बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक आज जिन मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है उनमें 32 मंत्रियों के नाम शामिल है, जिसमें बीजेपी कोटे से 13 और एलजेपी और आरएलएसपी से एक मंत्री हैं। बीजेपी कोटे से नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, सुरेश शर्मा, ब्रज किशोर बिंदु, राणा रणधीर, कृष्ण कुमार ऋषि, विनोद सिंह, राम नारायण मंडल, प्रमोद कुमार, विनोद नारायण झा और विजय कुमार सिन्हा को मंत्री बनाया जा सकता है। जबकि जेडीयू कोटे से सभी पुराने मंत्रियों ललन सिंह, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, जय कुमार सिंह, कृष्ण नंदन वर्मा, महेश्वर हजारी, शैलेश कुमार, मंजू वर्मा, संतोष निराला, खुर्शीद उर्फ फिरोज, मदन सहनी और कपिल देव कामत को शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही एलजेपी कोटे से रामविलास पासवान के भाई पशुपति नाथ मंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि कोटे के सभी मंत्रियों के आज ही शपथ ग्रहण पर सहमति अब तक नहीं बन सकी है। इस राजभवन चला गया है, ऑथेंटिक कोई बातें होती है तो नियम कानून के अनुसार वहां से होना है। यह जरूर है कि संतुलित टीम होगी और युवाओं को तरजीह दी जाएगी। बहुत मेहनत के बाद हम लोग सुशील कुमार मोदी को हम लोग अपना नेता ये किए थे। बिहार को विकास के रास्ते पर, विकास की पटरी पर लाना है और बिहार को पुनः अपराध मुक्त बनाना है। पहले जो जिम्मेदारी
दिया गया था उसका सफलतापूर्वक हम लोग कार्य किए। पुनः मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई, पुनः हमें बुलावा आया है और अब पुनः काम करने का मौका मिलेगा, बेहतर काम करेंगे। मैं नई विधायक थी और मुझे इतना बड़ा मंत्रालय का भार सौंपा गया और मैं अपने भर बखूबी अपने मंत्रालय का भार निभाई, मंत्रालय चलाई और मुझे विश्वास है कि उन्होंने अगर पुनः मंत्रालय का भार देंगे तो मैं बखूबी निभाऊंगी और बिहार के विकास में अपना सारा श्रमदान करूंगी। इस पर जो विश्वास किया गया है, मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहूँगा कि मैं अपने दायित्वों को निर्वाह ईमानदारी पूर्वक रात दिन मेहनत करके सरकार के प्रति, पार्टी के प्रति वफादार हूँ। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया। नीतीश के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने समर्थन देने का ऐलान किया। 27 जुलाई को नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। 28 जुलाई को नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। नीतीश सरकार को विपक्ष के 108 के बदले 131 वोट मिले। रामविलास पासवान के भाई को मंत्री बनाए जाने का जीतन राम मांझी ने विरोध किया है। मांझी ने कहा है कि किसी बाहरी को मंत्री बनाया गया तो उनके भी बाहरी लोगों को मंत्री बनाया जाए। राज्यसभा चुनाव से पहले गुजरात में विधायकों की पार्टी छोड़ने से घबराई कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया है। 2 दिन में कांग्रेस के 6 विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पार्टी से और विधायक ना टूटे, इसके लिए कांग्रेस ने अपने 44 विधायकों को कल रात फ्लाइट से बेंगलुरु भेज दिया। एयरपोर्ट पर बस में बैठाकर सभी विधायकों को ईगल्टन गोल्फ रिजॉर्ट ले जाया गया। राज्यसभा चुनाव तक सभी विधायक यहीं रहेंगे। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासन कांग्रेस विधायकों को डरा धमकाकर जबरन इस्तीफा दिलवा रहे हैं। कांग्रेस ने अमित शाह पर विधायकों की खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ईमानदार लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। जेडीयू ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने जो गुजरात में किया कि उनके पास जीतने के लिए सक्षम लीडर नहीं थे लोकसभा में, तो कांग्रेस से 6 लोगों को डिफेक्शन करवा के ले गए और उनको चुनाव में खड़े रखे। कांग्रेस में अब जो भी अच्छे लोग होंगे वो अब रहना नहीं चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस अब पार्टी नहीं है, कांग्रेस परिवार चला रही है और देश परिवार से नहीं चलता है, देश चलता है पार्टी से। इसलिए कांग्रेस में जो पार्टी के लोग हैं वो अब छोड़ रहे हैं, जो परिवार से जुड़े हुए लोग हैं वो बच रहे हैं। ना तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष की एकता को ठीक रख पाई और ना ही अपने घर को ठीक रख पाई। अब ये राज करने की जो क्षमता और इच्छा है वो समाप्त हो गई। गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 8 अगस्त को चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस ने एक सीट पर अपने कद्दावर नेता अहमद पटेल को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस विधायकों के इस तरह इस्तीफे दिए जाने से अहमद पटेल के चुनाव जीतने की संभावनाएं कम होती जा रही हैं। हालांकि कांग्रेस ने अहमद पटेल की जीत का दावा किया है। जीतने की कोई चिंता नहीं है। अहमद भाई पटेल हमारे नेशनल लीडर है, राष्ट्रीय नेता है। गुजरात के लिए उन्होंने बहुत ही आज तक काम भी किया है और लोकप्रिय भी है हमारे एमएलएज में और 100% वो जीतेंगे। अहमद पटेल को जीत के लिए 47 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी होने से अब 51 विधायक बचे हैं। कांग्रेस को डर है कि बाकी बचे विधायक भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विधायकों को 10-10 करोड़ का ऑफर दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर आए बलवंत सिंह राजपूत को भी उम्मीदवार बनाया है। स्मृति ईरानी और अमित शाह भी राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। महबूबा ने कहा कि अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ हुई तो कोई तिरंगे की हिफाजत नहीं कर पाएगा। महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दी है कि अगर संविधान के अनुच्छेद 35A में किसी भी तरह का बदलाव किया गया तो इसके नतीजे बुरे होंगे और जम्मू कश्मीर में कोई भी भारतीय तिरंगे की हिफाजत नहीं कर पाएगा। महबूबा के मुताबिक इससे जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। 35A के साथ छेड़छाड़, ये जो साहब मेरे पास सामने बैठे हैं या मैं बैठी हूँ, जो वहाँ पर हमारी पार्टीज जो वहाँ नेशनल फ्लैग को लेके खड़े होते हैं, सारे रिस्क के बावजूद हमारे वर्कर्स, इनके भी हज़ारों की तादाद मारे गए, हमारे भी मारे जाते हैं,
तो मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। एक तो ये कि जो जम्मू कश्मीर का जो लोगों में जो एक डिस्ट्रस्ट होता है कि हमारे पास जो है वो भी हमें छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि 35A इज इन द सुप्रीम कोर्ट, उसके साथ छेड़छाड़। आई डोंट नो कि कहीं कुछ लोगों को ये ख्याल है कि अगर स्पेशल पोजीशन जम्मू कश्मीर की नहीं होती तो फिर पता नहीं शायद ये मसला नहीं होता। मैं कहती हूँ तो जम्मू कश्मीर ही नहीं होता। महबूबा के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराता रहेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक महबूबा ये सब सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही हैं। यदि वो विषय अदालत में जो चल रहा है उसको लेकर के चर्चा है तो मुझे लगता है कि जो सब जुडिश विषय है उस पर हम चर्चा ना करें और जो अदालत का फैसला होगा उसकी प्रतीक्षा करें। The claws are finally showing. The gloves are out. The lady, the chief minister's interests in the separatists are being exposed. We have always said it, that she is supporting separatists who turn up to be terrorists at a later date. It is the government of India's duty to look into the background of the chief minister and come to some conclusions that she is no good for Jammu and Kashmir. We have been saying that from time to time, and it is now the responsibility of the central government to act on this issue. महबूबा मुफ्ती भी अपने वोट बैंक की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है बजाय देश के लिए। वो साफ तौर पे कह रही है कि अगर आर्टिकल 35A या 370 के साथ छेड़खानी की गई तो बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध होगा जम्मू और कश्मीर में। वी द सिटीजन नाम के एनजीओ ने अनुच्छेद 35A के कानूनी आधार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई चल रही है। अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर विधानसभा को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने और उन्हें विशेष अधिकार देने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35A में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर की महिला के दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी करते ही संपत्ति संबंधी अधिकार खत्म हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर व्यापक बहस के लिए इसे 3 जजों की बेंच को ट्रांसफर किया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लखनऊ में हैं, लेकिन उनके लखनऊ पहुंचने से पहले ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपने 3 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे, जहां वो नेताओं के साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट पर अमित शाह की अगवानी के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री मौजूद रहे। अमित शाह अपने 3 दिनों के दौरे के पहले दिन आज योगी मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। इस बीच अमित शाह के लखनऊ पहुंचने के पहले ही यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के 2 विधान परिषद सदस्यों ने आज अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। यशवंत सिंह और मधुकर जेटली के साथ ही मुस्लिम चेहरा बुक्कल नवाब भी शामिल है। इन्होंने इस्तीफा देने के बाद समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया। अपने विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा ही देने आए थे, क्योंकि 1 साल से जो है बहुत ज्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो तो पार्टी तो लिखता है, लेकिन समाजवादी जो है वो मतलब एक अजीब सा लगता है कि अगर वो पार्टी लिखते हैं, समाजवादी पार्टी लिखते हैं, तो संगठन लिखते हैं, तो बहुत आज की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, क्योंकि पार्टी इनको लिखना ही नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी नहीं लिखना चाहिए। समाजवादी अखाड़ा लिखना चाहिए। नेशनल इंटरनेशनल स्तर पर हो गया कि समाजवादी अखाड़ा पार्टी है। मैं चाहूँगा बुक्कल नवाब साहब हमारी पार्टी के बहुत पुराने हैं और अभी तो मैं उनसे ईद मिल के आया था। क्या बात है कि ईद के बाद अचानक बदलाव आ गया उनके अंदर। बीजेपी ने मामले में समाजवादी पार्टी की चुटकी ली। अब उनकी जो मजबूरियां हैं वो बढ़ती जाएंगी। अब उन्होंने जो इस्तीफा दिया है उसका कारण तो अब अखिलेश यादव जी को ही समझाना पड़ेगा। उन्होंने इस्तीफा दिया, उनका निर्णय है, मगर अखिलेश यादव जी को बताना पड़ेगा कि उनकी कठिनाइयां क्या हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के साथ ही बीएसपी के विधान परिषद सदस्य ठाकुर जयवीर सिंह ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 विधायकों के इस्तीफे से खाली सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार लड़ सकते हैं। यूपी के सीएम और दोनों डिप्टी सीएम फिलहाल यूपी के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोकसभा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना होगा। यूपी सरकार के कुछ और मंत्री भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। इस्तीफा देने वाले सभी एसपी विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में पार्टी को तैयार करने के लिए अमित शाह 92 दिनों के देशव्यापी दौरे पर हैं। शाह के इस देश भ्रमण को प्रवास का नाम दिया गया है। टेरर फंडिंग की जांच में एनआईए ने बड़ा खुलासा किया है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर के हज यात्रियों को आतंकवाद में इस्तेमाल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को जांच में जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई कश्मीर के हज यात्रियों को भी आतंक के लिए इस्तेमाल कर रही है और आईएसआई की साजिश में अलगाववादी भी शामिल है। एनआईए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी को इस बात के सबूत मिले हैं कि आईएसआई और हुर्रियत कश्मीरी हज यात्रियों की हज फीस से आतंक के लिए पेमेंट कर रही है और इसमें कश्मीर से पाकिस्तान और सऊदी अरब तक का आतंकी नेटवर्क काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास कश्मीर के ऐसे कई हज यात्रियों की लिस्ट है जिनकी हज फीस को कश्मीर में स्कूल जलाने से लेकर पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सिर्फ हज यात्रियों से वसूले गए पैसों से अलगाववादियों को हर साल करोड़ों रुपए मिल रहे हैं और हज यात्रा की फीस को आतंक के चंदे में बदलने का काम कई सालों से चल रहा है। कश्मीर से हर साल करीब 8,000 श्रद्धालु हज यात्रा के लिए जाते हैं। औसतन एक व्यक्ति की हज यात्रा पर 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। हज यात्री जो पैसा सऊदी अरब में खर्च के लिए रखते हैं वो पैसा हुर्रियत के एजेंट ले लेते हैं। बदले में आईएसआई उतना ही पैसा हज यात्रियों को सऊदी अरब में मुहैया करा देती है। बेटे के साथ शतरंज खेलने वाली पिक्चर शेयर करने पर क्रिकेटर मोहम्मद कैफ को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। मोहम्मद कैफे ने अपने बेटे के साथ शतरंज खेलते हुए इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन कुछ लोगों को ये नागवार गुजरा और उन्होंने शतरंज को गैर इस्लामिक बताते हुए कैफ की आलोचना शुरू कर दी। लोगों ने फोटो पर कमेंट किया कि शतरंज खेलना इस्लाम में हराम है। ऐसा एक आदमी ने नहीं बल्कि कई यूजर्स ने लिखा कि इस्लाम में शतरंज नहीं खेल सकते। कई लोगों ने कैफ की आलोचना की तो कई लोगों ने आलोचकों को करारा जवाब भी दिया। कैफ ने भी ट्विटर पर धर्म के ठेकेदारों को जवाब दिया। ठेकेदार जी से पूछिए सांस लेना हराम है या नहीं। कमाल है यार, इस्लाम के नाम पर ऐसे बेहुदे कमेंट करने वालों को कई मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जवाब दिया है। तो मोहम्मद कैफ जो खेल रहे हैं अपने बेटे के साथ में, मैं समझता हूँ वो जुआ तो है नहीं, वो तो एक टाइम पास करने के लिए उसको कर रहे हैं। तो ऐसे में किसी सेलिब्रिटी को और ऐसे आदमी को जिसने हिंदुस्तान के लिए एक अच्छा काम किया हो, मुल्क का नाम रोशन किया हो, मुल्क को जो है विदेशों तक पहुंचाया हो उसके नाम को, तो ऐसे आदमी को ट्रोल करना मैं समझता हूँ किसी हद तक जायज नहीं है। तो सिर्फ खेलना या सिर्फ शतरंज का फोटो लगाना और अपने बच्चे के साथ खेलना, शरीयत इसको मना नहीं करती, इस्लामी शरीयत में ये मना नहीं है। मोहम्मद कैफ को सूर्य नमस्कार की फोटो शेयर करने पर भी सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी पत्नी के साथ फोटो शेयर की थी, जिसके बाद लोगों ने उनकी आलोचना की थी। जर्मनी में पीएम मोदी और प्रियंका चोपड़ा की मुलाकात के बाद प्रियंका की ड्रेस पर भी बेहुदे कमेंट किए गए थे। हाल ही में धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ भी कैफ ने एक पोस्ट किया था। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में आज राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का सम्मान किया गया। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर देवव्रत ने किया डॉक्टर चंद्रा को सम्मानित। एसएल ग्रुप के चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा को आज हिमाचल प्रदेश में सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के राजभवन में प्रदेश के राज्यपाल देवव्रत ने टोपी और शॉल पहनाकर डॉक्टर चंद्रा को सम्मानित किया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रा ने एक संवाद कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां छात्रों को एक स्लाइड शो के जरिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा के अब तक के सफर से भी रूबरू कराया गया। डॉक्टर चंद्रा ने छात्रों को संबोधित करते हुए राज्यपाल देवव्रत को बाकी प्रदेश के राज्यपालों से अलग बताया। जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं कि जो अध्यात्म में और दूसरों की भलाई में अपना स्वार्थ छोड़कर और परमात्मा के बताए हुए काम पर चलता है, तो उसके चेहरे पर अलग ही नूर
अलग ही चीज़ दिखती है और अनायास ही आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा जागती है। तो ऐसे हैं आपके राज्यपाल हमारे हरियाणा के आचार्य जी। साल 2011 में डॉक्टर सुभाष चंद्रा को इंटरनेशनल एमी अवार्ड से नवाजा गया। इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर चंद्रा। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा की सफलता का मंत्र है अपना कर्म करो।